तो इक्वेशन है कल से आगे, इफ f इज इक्वल्स टू a प्लस बी टी अपॉन सी प्लस एक्स, इस टाइप से कोई इक्वेशन दी है और इसमें f डिनोट्स द फोर्स, t डिनोट्स द टाइम, x डिनोट्स द डिस्टेंस एंड a b c आर सम कांस्टेंट, अननोन कांस्टेंट्स हियर, फाइंड द डायमेंशन एंड SI यूनिट ऑफ ABC कांस्टेंट। समझ गए ना? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करना है सॉल्व करने के लिए, लास्ट क्लास में अपन ने देखा था और 2 मिनट का टाइम है आपके पास में, आप इसको जल्दी से आप सॉल्व करो, मतलब है ना, और फिर आगे का अपन स्टार्ट करेंगे। आज अगली एप्लीकेशन रहेगी यूनिट एंड डायमेंशन की, कि फिजिकल फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं, ठीक है, यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन, फार्मूला डेरिवेशन, ठीक है, ये एक और पार्ट है अगला। फिर एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है ना। हो गया क्या? फटाफट, इतना हाँ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, सीधे सीधे सोच के बताना, डायरेक्ट बताना आपको, बिना पेन चलाए भी आप बता सकते हो, बिना पेन चलाए बता सकते हो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, है ना बेटा? क्या बेटा, देखो, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ f इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ bt डिवाइडेड बाय c प्लस x। इज इट क्लियर? कोई डाउट इस पे? अब यहाँ पे लास्ट वाली स्टेप को एक बार देखो आप, लास्ट वाली स्टेप में c प्लस एक्स है, तो c प्लस एक्स को क्या करोगे यहाँ पे, ये तभी पॉसिबल है जब डायमेंशन ऑफ c इक्वल्स टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ x, तभी होगा ना, तभी आप ऐड कर सकते हो दोनों को इंडिविजुअली। तो डायमेंशन ऑफ x क्या है, L1, क्योंकि डिस्टेंस है, और इसकी SI यूनिट क्या है, मीटर है, तो ये भी निकल गया आपका, c का भी निकल गया, a भी निकल गया। अभी सिर्फ किसका बचा निकालने का, आपका b का बचा है ना, सिर्फ b का बचा ना अभी। तो अब क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, सीधा सीधा डायमेंशन f इक्वल्स टू डायमेंशन b इंटू टी डिवाइडेड y, सीधा सीधा क्या लिख दो, आइदर c और x लिख दो, और फिर बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, b इक्वल्स टू f इंटू एक्स डिवाइडेड बाई टी कर दोगे, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला m1 l1 t माइनस 2, फिर x के लिए l, और एक बार और t1 नीचे डिनोमिनेटर में, द डायमेंशनल फार्मूला बिकम्स m1 l2 t माइनस 3। समझ गए कि नहीं? तो b का डायमेंशनल फार्मूला भी निकल गया। अब आप इसकी SI यूनिट भी निकाल सकते हो। इसकी SI यूनिट क्या बन जाएगी b की, फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन, SI यूनिट ऑफ b, फोर्स की SI यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर अपॉन सेकेंड। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? और वैसे भी न्यूटन मीटर कलेक्टिवली किसके इक्वल बन जाता है, जूल के, तो जूल पर सेकंड कलेक्टिवली किसके इक्वल होता है, वाट के। सो द SI यूनिट में बी इक्वल्स टू वाट, ठीक है ना, जरूरी नहीं है बट वाट के जैसी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये जो क्वांटिटी आई है यहाँ पे, जो कांस्टेंट है, वो पावर के जैसा, पावर के जैसा हो सकता है, जरूरी नहीं कि पावर के जैसा ही हो, क्योंकि दो फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला सेम हो सकते हैं, ठीक है, दो फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला सेम हो सकते हैं, है ना। अपन ने देखा है किस किस का, जैसे प्रेशर का और स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है, एनर्जी का और टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है, बट एनर्जी और टॉर्क अलग अलग क्वांटिटी है। समझ गया बेटा? कोई डाउट अभी इस पे? अरे कोई डाउट है, ये जो डिस्कशन की है अपन ने, कोई डाउट है इस पे? हेलो, समझ गए? ओके, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।
स्क्रीनशॉट ले लो। अगले क्वेश्चन आपके सामने है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ पार्टिकल इन वेव मोशन इज गिवन बाय y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस kx प्लस फाइव। ये y डायरेक्शन हो गया, इधर पे x डायरेक्शन। तो यहाँ पे कैपिटल A क्या कहलाता है, इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो मैं टर्म्स को डिफाइन कर दे रहा हूं। अभी हमको इससे इक्वेशन कैसे बनी या इक्वेशन कैसे आई इससे मतलब नहीं है हमको। अभी हम सिर्फ डायमेंशन चेक कर रहे हैं बस। यहाँ पे हमारा पर्पस सिर्फ अभी किसको चेक करने का है, डायमेंशन को चेक करने का है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो y क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। y इज द डिस्प्लेसमेंट, बस आप इतना समझ लो। अभी ये चैप्टर में ही पढ़ते हैं अपन। y इज द डिस्प्लेसमेंट, a इज द एम्पलीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट किस पे ले रहा है अपन, मीटर में। ठीक है, a इज एम्पलीट्यूड। ठीक है, फिर ओमेगा क्या है यहाँ पे बेटा, ओमेगा इज इक्वल्स टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब 2 पाई एफ, जिसमें एफ जो होता है ये फ्रीक्वेंसी होती है। और ये फ्रीक्वेंसी किस में रहती है बेटा, हर्ट्ज में रहती है, पर सेकंड वाली जिसको बोलते हैं। के इज कॉल्ड एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर that is equals to 2 pi by lambda, and where lambda is wavelength, this is the wavelength। वेवलेंथ समझते ही हो गए आप लोग, है ना। दो क्रिस्ट से क्रिस्ट के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ बोलते हैं अपन। क्लियर हो गया। और फिर एक और टर्म है यहाँ पे फाई। फाई को बोल रहे हैं अपन फेज कांस्टेंट, मतलब सम कांस्टेंट है, सम फेज कांस्टेंट है, एंगल जैसा, फेज कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद है फिर टी इज टाइम, और एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स इज पोजीशन और डिस्टेंस। टी टाइम काय में ले रहे हैं अपन, टाइम टी को और इनको। टी इज टाइम, टाइम को किस में मेजर कर रहे हैं हम यहाँ पे, सेकंड में। और एक्स क्या है, पोजीशन, दिस इज आल्सो मेजर्ड इन मीटर। तो ये कोई इक्वेशन है y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइव के फॉर्म पे। इक्वेशन कैसे आई है, क्या है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अभी हमको सिर्फ डायमेंशन के बेसिस पे इक्वेशन का एनालिसिस करना है, चेक करना है कि किसकी डायमेंशन क्या है ना। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे, फाइंड एस आई यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ। आपको क्या फाइंड करना वो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, फाइंड एस आई यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ ओमेगा के फाई एंड कैपिटल ए। इनका बेटा आपको डायमेंशनल फार्मूला और एसआई यूनिट बतानी है। क्वेश्चन समझ गया पूरा आप लोग कि क्वेश्चन में कोई डाउट है? ये क्वेश्चन हो गया पूरा, है ना, ये क्वेश्चन हो गया पूरा। और सारे टर्म्स मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस किया है कि कौन सा टर्म क्या है। ठीक है, तो अब इसके लिए आपको बेसिक कुछ मैंने बताया था। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं बताया था कि नहीं बताया था? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर, याद है? डायमेंशन होती कि डायमेंशन लेस वाले होते हैं? डायमेंशन लेस। हाँ, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर डायमेंशन लेस। तो चलो वहीं पर से जाते हैं, बाकी से हमको कोई सेंस नहीं है। लेकिन आगे ध्यान रखो, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, जरा सोच के बताओ। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक प्रकार से लेंथ है। एल। यस, एल होगा, वेरी गुड, है ना। एल। और एक्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, यहीं पे लिख देते अपन, कुछ कुछ तो यहीं पे कहानी कर देते अपन। एक्स के लिए क्या बनेगा बेटा, एक्स के एल, एक्स भी डिस्टेंस है। तो इस अभी डायमेंशनल फार्मूला अगर अपन देखें यहाँ पे, इसके लिए आएगा L1, है ना। और एसआई यूनिट तो मीटर है ही, फिर इसकी दी हुई है। एक्स के लिए भी क्या रहेगा, L1 रहेगा।
और टाइम t के लिए क्या रहेगा, t1 रहेगा। अरे भाई समझ गए कि नहीं? यस समझ गए? हाँ सर हाँ। हाँ, वेवलेंथ भी लेंथ होता है, तो इसके लिए भी L बनेगा। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज है, मतलब पर सेकंड जिसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, मतलब इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या जाएगा, t-1। समझ गए? अरे फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड ना, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज मतलब यूनिट क्या होती, पर सेकंड होती कि नहीं होती? समझ गए? होती है सर। हाँ ओके, तो ये कुछ बेसिक अपने को पता चल गया यहाँ पर से डायमेंशन के बारे में, इनकी यूनिट के बारे में। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अगले पेज पे आगे का एक्सप्लेनेशन बताता हूँ, ठीक है ना? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। पेज नंबर 3 अब। हाँ पेज नंबर 3 देखो अभी इस पे। सो वी हैव द इक्वेशन y इक्वल्स टू a साइन, मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ ना, थीटा लिख दे रहा हूँ अल्टीमेटली पूरा, या फिर ऐसा, चलो पहले पूरी इक्वेशन लिखते उसके बाद थीटा लिख देंगे अपन। क्या था, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ऐसा कुछ है ये, है ना? तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, y इक्वल्स टू ए साइन थीटा। क्या कर दिए अपन ने, वेयर हाँ सर। थीटा, मतलब ये पूरा जो टर्म था अंदर का वो थीटा के इक्वल है अल्टीमेटली। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना? लिख सकते हैं। अरे जो अंदर पूरा दिख रहा आपको ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, उसको पूरे को एक टर्म मान लो आप, पूरे को एक टर्म मान लो, थीटा के जैसे मान लो, ठीक है? पूरे को एक टर्म मान लो, लेट थीटा इक्वल्स टू, अगर मैं कितना लिख दूं, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव को मैं थीटा मान लो, तो जो इक्वेशन है आपकी वो किस में रिड्यूस हो जाएगी, छोटी सी y इक्वल्स टू ए साइन थीटा में रिड्यूस हो जाएगी। नहीं समझा अभी भी? नहीं समझे बेटा? ठीक है, दोबारा देखो, ठीक है दोबारा देखो, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, लेट थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, तो फिर y इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो आप, ए साइन थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अभी भी नहीं समझे क्या? हाँ सर लिख सकते हैं। लिख सकते हो। तो अब अपन ने क्या पढ़ा था, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर डायमेंशन लेस और हैव डायमेंशन, डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर डायमेंशन लेस। इज इट क्लियर? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर डायमेंशन लेस, मतलब जैसे अगर साइन थीटा है तो साइन थीटा पूरा ओवरऑल डायमेंशन लेस होता है कि नहीं होता है ना? और इसके अंदर जो एंगल बना है, इसके अंदर का एंगल खुद भी कैसा होता है बेटा, ये भी डायमेंशन लेस होता है। याद है, एक्सप्लेन किया था मैंने पूरा, जब अपन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ रहे थे तब मैंने एक्सप्लेन किया था, याद आया कि नहीं याद आया कुछ? हेलो, याद आया? आया सर। ओके, है ना? तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर डायमेंशन लेस, मतलब साइन थीटा की कोई डायमेंशन नहीं है, कोई यूनिट नहीं है। वैसे एंगल भी डायमेंशन लेस है, लेकिन एंगल की यूनिट होती है। एंगल की यूनिट क्या होती, रेडियन, हाँ या ना? एंगल की यूनिट क्या होती बेटा, रेडियन होती ना, ऐसा यूनिट, लेकिन डायमेंशन नहीं होती। तो यहाँ पे जब आप लिख रहे हो इस पे, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ y इक्वल्स टू क्या लिख दोगे, डायमेंशन ऑफ a इंटू साइन थीटा लिखोगे। हाँ ये समझ गए ना? तो जब आप क्या लिखोगे यहाँ पे,
जब आप लिखोगे यहाँ पे डायमेंशन ऑफ बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ y इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a इंटू साइन थीटा। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ y की डायमेंशन क्या है? ऑलरेडी कर लिए अपन ने, ऊपर देखे थे। y डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन l टू द पावर 1 और इसकी SI यूनिट क्या है? मीटर इक्वल्स टू, फिर राइट साइड में क्या जाएगा? डायमेंशन ऑफ ए। साइन थीटा की डायमेंशन क्या है? वो तो डायमेंशन लेस है पूरा ओवरऑल, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं वहां पे, हाँ या ना? अरे भाई समझ गए? इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ए इंटू साइन थीटा खुद कैसा हो गया? डायमेंशन लेस हो गया, तो उसको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। सो देयरफॉर डायमेंशन ऑफ ए इज आल्सो L1 और इसकी SI यूनिट क्या बन जाएगी बेटा? मीटर इसकी SI यूनिट आ जाएगी। हाँ, मतलब कि y और a की यूनिट भी सेम रहेंगी और डायमेंशन भी सेम रहेंगी। तो आगे से ध्यान रखो, अगर आपको इस तरह की इक्वेशंस मिल रही हैं तो y और a की डायमेंशन भी सेम आएंगी और यूनिट भी सेम होंगी। ठीक है, कोई डाउट अभी इस पे? डायमेंशन भी सेम रहेगी और यूनिट भी सेम रहेगी। क्लियर हो गया कि कोई डाउट है? हेलो, क्लियर हो गया बेटा कि डाउट है इस पे? क्लियर हो गया ना? हाँ, अब अंदर की कहानी बच रही है अपनी। अब अंदर की कहानी आ रही है ना। तो अपन ने जिसको एज्यूम किया था, अगेन अब जिसको आपने एज्यूम किया था उसको भी तो समझ लो। थीटा इक्वल्स टू आपने ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई लिखा था, तो यहां भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगेगा। डायमेंशन ऑफ थीटा इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ, अलग अलग लिख दो, ओमेगा टी इक्वल्स टू, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है ना, डायमेंशन ऑफ के एक्स इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? डायमेंशन ऑफ फाई। थीटा की डायमेंशन क्या होती है फिर? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ थीटा? थीटा तो खुद डायमेंशन लेस है ना। अरे थीटा डायमेंशन लेस है कि नहीं? m0 l0 t0, हाँ या ना? लेकिन SI यूनिट है। SI यूनिट क्या है इसकी? रेडियन। SI यूनिट है और SI यूनिट इसकी क्या होती है? रेडियन। रेडियन। यस, SI यूनिट इज रेडियन। तो हमारा काम आसान हो गया। डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी सीधा सीधा हो जाएगा डायमेंशन ऑफ ओमेगा, और टी की डायमेंशन कैपिटल टी बन गया। समझ गए? सिमिलरली यहाँ पे डायमेंशन ऑफ के और एक्स की डायमेंशन एल है, लेकिन डायमेंशन ऑफ फाई तो सीधा सीधा बन गया। तो अभी डायरेक्ट आंसर समझ में आया। फाई का डायमेंशनल फार्मूला क्या बन जाएगा? एंगल के जैसा रहेगा, m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर 0, लेकिन SI यूनिट क्या रहेगी इसकी? रेडियन रहेगी। SI यूनिट इज द रेडियन। हाँ, तो अभी सीधा सीधा बता सकते हो आप कि नहीं? तो सीधे सीधे मैं कहानी अगर लिख दूं, ओमेगा को आप लिख सकते हो बेटा थीटा अपॉन टी। थीटा की यूनिट रेडियन और टी की यूनिट है सेकेंड। क्लियर हो गया बेटा कि कोई डाउट है? थीटा ओमेगा को आप सीधा सीधा लिख दो थीटा बाई टी, रेडियन पर सेकेंड यूनिट बन गई इसकी, और थीटा का कोई डायमेंशन नहीं है, m0 l0 t0 डिवाइडेड बाय टी। सो डायमेंशनल फार्मूला m0 l0 t टू द पावर -1 सॉल्व करने पे, या आप t टू द पावर -1 लिख सकते हो। सिमिलरली आप सेकंड और फर्स्ट वाले स्टेप को इक्वेट कर दो, तो k इक्वल्स टू किसके बराबर लिख दोगे? थीटा अपॉन एक्स। तो यूनिट बन जाएगी रेडियन पर मीटर, रेडियन पर मीटर, और डायमेंशनल फार्मूला m0 l0 t0 डिवाइडेड बाय l, तो ये हो जाएगा m टू द पावर 0 l टू द पावर -1 t टू द पावर 0, या सिंपली l टू द पावर -1। क्लियर हो गया? देखो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना आपके एग्जाम में नहीं आते, बोर्ड एग्जाम में नहीं आते, ये सब क्वेश्चन कंपटीशन के लिए रहते हैं आपके, है ना। तो जरूरी नहीं, आपको स्टेप्स इंपॉर्टेंट नहीं होती, यहाँ पे आपके आंसर इंपॉर्टेंट होते हैं सबके लिए। फाई को बताने की जरूरत है क्या? फाई तो डायरेक्ट आ गया। तीसरा स्टेप अगर आप देख रहे हैं तो फाई डायरेक्ट किसकी, ठीक है।
समझ गए इतना? समझ गए या डाउट है? ये लास्ट वाली स्टेप तक समझ गए पूरा? और आपको जो आंसर निकालते आना चाहिए, हाँ आपको आंसर ना बेटा बगैर पेन चलाए भी निकाल सकते थे क्या? इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर है क्या बगैर पेन चलाए भी आप बता सकते थे? बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए भी कोई ट्राई कर सकता था क्या इस क्वेश्चन को? क्या इतना कहानी करने की जरूरत है हमें? क्या आप बगैर पेन चलाए इसका आंसर सोच सकते थे या कर सकते थे? कोई बताओगे? एनीबॉडी? कर सकते हो क्या बिना पेन चलाए? मतलब पूरा पूरा पूरा, हाँ अभी हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए। देखो जो बोर्ड एग्जाम है उसमें तो लिखना पड़ता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ये सब नहीं आता। जहां पे बोर्ड एग्जाम के लिए आता मैं वहां पे बताता हूँ, पूरा डिटेल में लिख पाता भी हूँ मैं, याद है कि नहीं? और जैसे मैंने जो कन्वर्जन करवाया था यूनिट का, 1 न्यूटन को कैसे करते हैं, फिर 1 जूल का कन्वर्जन तुमको होमवर्क में दिया था, फिर दूसरे दिन एक्सप्लेन किया था, उतना ही बोर्ड में पूछते हैं। ठीक है ना? क्लियर हो गया? और फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से बोर्ड मतलब आपका जो 11th का एग्जाम होगा, लोकल स्कूल एग्जाम, ठीक है ना, उसमें चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, वो मैंने एक पेंडुलम का बता दिया था, और एक s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इससे ज्यादा नहीं होते उसमें बोर्ड, ठीक है ना? तो और फिर उन क्वेश्चंस को भी आप बिना पेन चलाए कर सकते हो, या बहुत कम आप पेन का यूज करोगे। जैसे यहाँ पे मैंने स्टेप तो बहुत सारी लिखा है, अब आप इसको सोचो कि क्या आप इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए कर सकते हो क्या? बिना पेन चलाए, पेन चलाने की जरूरत ही ना पड़े हमको भाई, सीधा सोच ले हम, मतलब आधे से ज्यादा कैलकुलेशन अपना माइंड में ही हो जाए। उसका रीजन बता रहा हूँ बेटा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जब आप देखोगे ना, जैसे नीट में 45 क्वेश्चंस आते हैं, 1 घंटे में सॉल्व करना होता है। तो अगर आप इतना करोगे तो आप देखो 15 मिनट तो एक क्वेश्चन सॉल्व करने में लग गए, तो फिर तो आपका पूरा पेपर ही सॉल्व नहीं होगा। तो आपको बहुत सारी जगह पे डायरेक्ट कैलकुलेशन करना होता है। जेई मेंस में 25 क्वेश्चन आते हैं 1 घंटे में सॉल्व करने के लिए, तो हार्डली आपको 2.5 मिनट का टाइम मिलता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना? थोड़े से क्वेश्चन में क्या कैलकुलेशंस भी होते हैं उसमें। जेई एडवांस में 18 क्वेश्चन मिलेंगे एक पेपर में, 1 घंटे में सॉल्व करना होता है, उसमें और लेवल बढ़ता जाता है आपका। एनडीए में, एनडीए के पेपर में 2.5 घंटे में 120 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं मैथ्स के, और 2.5 घंटे में लगभग लगभग 40 40 80 100 शायद 120 के आसपास क्वेश्चन आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के करने होते हैं 2.5 घंटे के अंदर। तो इतना टाइम मिलता ही नहीं है एग्जाम में। तो आपके बहुत सारे कैलकुलेशन कैसे होने चाहिए? मेंटली होने चाहिए, आप माइंड में कैलकुलेट कर लो। तो कोई मुझे सोच के बताएगा इस क्वेश्चन को अगर बिना पेन चलाए करना, तो बता सकते हो क्या बिना पेन चलाए? एनीबॉडी? बिना पेन चलाए क्या इस क्वेश्चन का आंसर बता सकता है कोई बच्चा? बिना पेन चलाए, सिर्फ इक्वेशन देख के। हेलो, अभी नहीं बता सकते कि बता सकते हो? हेलो, अरे कुछ तो बोलो भाई, आवाज ही नहीं आ रही क्या? कुछ तो बोलो। बिना पेन चलाए, सेजल लोखंडे, अथर्व, गुंजन मेश्राम, तन्वी, घनी। हाँ आपकी बोल। आवाज नहीं आ रही है। हाँ बेटा अभी आ रही होगी, अभी बोलो। जो क्वेश्चन ऊपर लिस्टेड था, क्या उस क्वेश्चन को आप बगैर पेन चलाए कर सकते हो? बगैर पेन चलाए, आपको पेन ही नहीं चलाना, मतलब आपको सोचना और करना सीधा। बता सकते हो क्या? ट्राई करो, कोई बात नहीं, गलत होने दो ना, क्या फर्क पड़ता है यार, गलत भी होगा तो होने दो ना गलत, अभी ट्राई तो कर सकते हो। कोई गलत होने दो, ये कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने का टाइम रहता है ना। गलत होने दो, क्या फर्क पड़ता है, गलत ही होगा ना ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, गलत होने दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप कोशिश तो करो। जब तक कोशिश नहीं करोगे कैसे पता चलेगा? बगैर पेन चलाए। ठीक है, अभी मैं हाँ बता, कौन बता रहा? कौन बता रहा? जल्दी बता भाई। ठीक है, देखो मैं अगर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करता तो मुझे तो पेन भी चलाने की जरूरत नहीं थी,
और ये ऐसा नहीं कि मुझे डायरेक्ट आ गया, मुझे भी प्रैक्टिस से आया, आप लोग भी प्रैक्टिस करोगे तो आप भी सीख जाओगे, बहुत आसान है ये। y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, और इसको बिना पेन चलाए करने के लिए कुछ चीजें आपको याद रहनी चाहिए। याद रहने का मतलब ये हो गया कि जैसे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर डायमेंशनलेस, होता है कि नहीं? तो कोई भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है ए साइन ओमेगा टी, ये तो खत्म हो गया, ये पूरा टर्म कैसा हो गया? डायमेंशनलेस हो गया। तो डेफिनेट सी बात है, मैंने पेन चलाया लेकिन मैं माइंड में कैलकुलेशन हो रहा है, ये समझ लो यहाँ पे मेरा, ठीक है ना? तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव वाला टर्म पूरा गायब हो गया, आपका डायमेंशन लेस क्वांटिटी बन गई। इसका मतलब y और a की डायमेंशन क्या होंगी? आइडेंटिकल होंगी। y के लिए l है तो a के लिए भी क्या हो जाएगा? l। और इसकी SI यूनिट अगर मीटर है तो a की SI यूनिट भी मीटर हो गई, खत्म हो गया ये। समझ गए इतना? अरे भाई समझ गए? समझ गए कि नहीं? हाँ। दूसरा अभी अंदर और बचा ये, अंदर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, अंदर ये पूरा एंगल होगा, और पूरा एंगल भी खुद कैसा होता है? डायमेंशन लेस होता है। पूरा जो अंदर एंगल बन रहा है वो डायमेंशन लेस है। ये देखो साइन थीटा में पूरा एंगल भी डायमेंशन लेस है, तो वो पूरे टर्म एंगल को ऐड करके लिखे गए हैं अल्टीमेटली। तो m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0 पूरे का। तो इसको आप 1 कंसीडर कर लो, मतलब सीधा सीधा लिखोगे ओमेगा टी मतलब 1 है, kx को भी 1 मान लो, फाई तो रेडियन में ही आ जाएगा सीधा सीधा। 1 का मतलब यहाँ पे यूनिट क्या रहेगी सर kx माइनस 1 नहीं होगा? क्या बेटा? kx माइनस 1 या थीटा मान लेना, चल सबसे अच्छा ये थीटा, kx माइनस 1। अरे ऐसा कुछ नहीं, मैं अपन कंपेयर करने के लिए कर रहे हैं, यहाँ प्लस माइनस का कोई लेना देना नहीं। तुम देख रहे हो कहीं प्लस माइनस का लेना देना आ रहा है अपने को? अभी इतना पूरा चल थीटा मान लेना, चल -1 मत मान। तो फाई किसके बराबर हो गया? थीटा के बराबर हो गया। बस बहुत आसान हो गया तुम्हारे लिए। तो ओमेगा किसके बराबर हो गया? थीटा बाई टी। अब तो बताने की जरूरत नहीं है। और के भी किसके बराबर हो गया आपका? के इज आल्सो इक्वल टू थीटा अपॉन एक्स हो गया। अभी भी बताने की जरूरत है क्या? हो गया अभी? समझ गए? तो इतनी स्टेप्स आपको नहीं लिखनी है, इतनी स्टेप्स आपको नहीं लिखनी है। समझ गए? समझ गए ना? इतनी स्टेप्स आपको नहीं लिखनी है। समझ गए बेटा? कोई डाउट अभी? शुभ आवाज आ रही है? हेलो शुभ, शुभ आवाज आ रही बेटा? शुभ आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ, इतनी स्टेप लिखने की जरूरत है क्या? बोलिए सर। आ रही है। मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या इतनी स्टेप? हाँ सर बोलिए। इतनी स्टेप लिखने की जरूरत है क्या? सीधा सीधा कर सकते हो? हेलो। हाँ आवाज आ रही तुम्हारी। इतनी स्टेप लिखने की जरूरत है या सीधा सीधा कर सकते हो? सर आपकी आवाज अटक रही है। सर सीधा सीधा कर सकते हैं ना? हाँ सीधा सीधा ही लिखना अपने को, है ना? मतलब सर सीधा कर सकते थे। हाँ ठीक है। तो सर वो लास्ट का नहीं समझा। बिल्कुल लास्ट वाला। चल दोबारा देख फिर से, अगले पेज पे जा रहा है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले ले। मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ ये लास्ट वाला जो है, कि आपको इतनी। हेलो। हाँ बोलो बेटा। सर आपके यहाँ का नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है बहुत ज्यादा। हाँ अभी आ रही है आवाज? बराबर आ रही है? हाँ सर। ओके। आ रही है। हाँ मैं ये बोल रहा था कि लास्ट जो प्रॉब्लम अपन ने किए उसको डायरेक्ट कर सकते हैं अपन, अपने को इतनी लंबी चौड़ी स्टेप लिखने की जरूरत
नहीं है अब आगे, ठीक है। मैंने उधर राइट साइड पे मिटा दिया हूँ, मैं दोबारा अगले पेज पे दिखाता हूँ तुम लोगों को, ठीक है ना। अगले पेज पे दोबारा देखो आप लोग, अब इसको क्लियर हो गया अभी। पेज नंबर 4 पे या फिर इसी पेज पे करते ज्यादा बढ़िया, ज्यादा सुइटेबल है हमारे लिए, यहीं पे जगह है हमारे पास में। और मैं इक्वेशन दोबारा लिख रहा हूँ, है ना। आप लोग डायरेक्ट प्रिडिक्ट करने की कोशिश करो। y इक्वल्स टू क्या है आपके पास में, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही है ना। y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है। अरे भाई समझ गए? तो डायरेक्ट बताओ, सॉरी एक और टर्म, हाँ एक और टर्म था, दैट इज 5 प्लस 5। इसमें अपन ने ऊपर पढ़ा कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर डायमेंशनलेस। तो इतना जो पूरा टर्म है साइन ओमेगा टी और ये यहाँ तक का, इसकी तो कहानी खत्म हो गई, पूरा कहानी खत्म हो गई कि नहीं हो गई। मतलब डायमेंशन कितनी आ गई इसकी, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला, m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर 0 पूरे का। तो y की डायमेंशन l है, तो a की भी l आएगी, और इसकी यूनिट मीटर है, तो a की यूनिट भी मीटर हो गई, खत्म हो गया, डायरेक्ट सोच लिए अपन ने। समझ गए अब? अरे भाई समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं अभी? हेलो, यस सर। हाँ अब अंदर आते अपन एंगल के लिए, ओमेगा टी, ये अंदर वाले एंगल पे आते, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, ये पूरा बेटा किसके बराबर है, एंगल के बराबर है ये। दिस इज इक्वल्स टू एंगल ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। और एंगल खुद कैसा होता है, डायमेंशन लेस होता है, लेकिन इसकी यूनिट होती है। यूनिट क्या होती है इसकी, एंगल की रेडियन होती है। तो अब आपका काम आसान हो गया, डायरेक्ट लिख दो, ओमेगा टी को लिख दो थीटा, ऐसे ही के एक्स को लिख दो थीटा, और फाई को भी क्या लिख दो, थीटा लिख दो। तो बेटा ओमेगा इक्वल्स टू डायरेक्ट हो गया आपका थीटा बाई टी, तो यूनिट बन जाएगी रेडियन पर सेकेंड, और डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा टी इनवर्स। क्लियर हो गया? सिमिलरली x हो जाएगा थीटा अपॉन x, यूनिट बन जाएगी रेडियन पर मीटर, और डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा l माइनस 1। और फाई की जो यूनिट आएगी, फाई मतलब थीटा, थीटा मतलब डायरेक्ट यूनिट रहेगी रेडियन, और ये कैसा है यहाँ पे, डायमेंशन लेस है। अभी समझे कि नहीं समझे? हेलो, अभी समझे या नहीं? हेलो, आवाज आ रही है, बराबर आ रही है कि नहीं? नेटवर्क भी बढ़िया चल रहा है? अरे समझे कि नहीं बच्चों, कुछ तो बोलो यार। ये समझ गया लास्ट वाला बेटा अभी कि नहीं? हेलो, यस सर। समझ गया पूरा लास्ट वाला? हाँ ठीक है, अभी आगे बढ़ूं मैं, फिर आगे बढ़ूं। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, तुम लोग करो उसको फिर, ठीक है ना। एक क्वेश्चन दूं मैं इसी पैटर्न का? यस सर। हाँ ठीक है, चल जल्दी से कर लो फिर क्वेश्चन को। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, मैं अगले पेज पे आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या है ना, क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन वेव मोशन, y equals to a cos kx प्लस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3 के फॉर्म पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये इक्वेशन है फिर यहाँ पे, वेयर a इज एम्पलीट्यूड, y क्या हो गया यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट, a इज एम्पलीट्यूड, ठीक है। फिर x इज पोजीशन और डिस्टेंस, ठीक है। फिर t इज टाइम,
बाकी सिंबल अपने k इज एंगुलर वेव नंबर, k एंड ओमेगा आर कांस्टेंट। समझ गए ना? बस निकालो, फाइंड SI यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ, किस किस के लिए निकालना, a k ओमेगा। समझ गए? अरे भाई समझ गए क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ गए? यस सर। चलो फटाफट बताओ अब आंसर इसका। सर सर हाँ ए की डायमेंशन L1। हाँ बोलो, क्या बोल रहा है बेटा? हेलो, ये किसने कुछ पूछ रहा था? क्या बोल रहा, कोई क्या बोल रहा था? अच्छा साहिल ने आंसर दिया है, ठीक है। बिना पेन चलाए, या पेन का बहुत कम यूज करना है, डायरेक्ट बताना है। वहां साइन था, यहाँ कॉस है, पहले वहां ओमेगा टी था, यहाँ पे के एक्स पहले है, हाँ बीच में प्लस का साइन आ गया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना अपने को। हमको सिर्फ डायमेंशन और एसआई यूनिट चेक करनी है। सर आगे सर। y का डायमेंशन L1 आगे सर। सर आगे आगे सभी सर। का, आगे यस सभी सर। का। यस सर। यस सर। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं y का आगे। डायमेंशन, मतलब a का डायमेंशन y के बराबर आएगा। L1 हाँ तो l टू द पावर 1, और एसआई यूनिट क्या रहेगी? मीटर। वेरी गुड। उसके बाद अब अंदर आते, कॉस तो डायमेंशन लेस है, उसकी कोई कहानी है ही नहीं। अंदर के एक्स को भी क्या मान लेना आप, थीटा। फिर ओमेगा टी को भी क्या मान लेना, थीटा। और पाई बाई 3 इज आल्सो थीटा। थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 करके भी मान सकते हो, ऐसा जरूर नहीं कि सबको थीटा ही ले लो। सर बट पाई बाई 3 की वैल्यू निकालनी नहीं है ना हमको? नहीं नहीं, वैल्यू किसी की नहीं निकालनी हमको। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के किसके बराबर रहेगा, के इज इक्वल टू L1 थीटा L अपॉन minus एक्स। L1 L minus 1 सर L-1 रेडियन पर मीटर, दिस इज एल टू द पावर -1। फिर ओमेगा के लिए निकालोगे T तो दिस minus इज 1 थीटा अपॉन टी, T minus 1 रेडियन पर सेकेंड, टी माइनस 1। इसके बाद क्या बच रहा है यहाँ पे, पाई, मतलब पाई है, तो ये तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं ना यहाँ पे। पाई बाई 3 इक्वल टू थीटा, ये रेडियन यूनिट रहेगी और ये डायमेंशन लेस रहेगा, m0 l0 t0। ठीक है, कोई डाउट अभी किसी को? कोई डाउट अभी किसी को इस पे, जो एक्सप्लेनेशन रहा पूरा की है? एक क्वेश्चन और कर लो, अब थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन करता हूँ इसी पे। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लो आप लोग। हाँ पेज नंबर 5, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, तो आप फटाफट कर दोगे। ले लिया सर। दिस इज पेज नंबर 5। अभी इसमें भी पेन नहीं चलाना, फटाफट बताना। हाँ पेन नहीं चलाना है आपको, सीधा सीधा बताना है। इफ displacement equation of particle, displacement equation of particle is given by x equals to alpha t plus beta t square। ठीक है, अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, वेयर x इज डिस्प्लेसमेंट और t क्या है यहाँ पे, टाइम है। देन फाइंड SI यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। समझ गए? अल्फा बीटा सम कांस्टेंट है। अल्फा का ऐसा यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड आएगा और बीटा का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायरेक्ट कर लिया, वेरी गुड। Yes, चलो sir. आने का लगा मीटर पर आपको, सेकंड बहुत होगा, बढ़िया। अल्फा का मीटर पर सेकंड तो होगा, अल्फा को डायरेक्ट आप x अपॉन टी लिखना, और बीटा को डायरेक्ट क्या लिखना, x अपॉन टी स्क्वायर। कहानी खत्म है ना? तो ये बन गया मीटर पर सेकंड, और ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डायमेंशनल फार्मूला l अपॉन टी, L सो T दिस minus इज 1 L1 t minus 1, और दूसरे वाले का L1 डायमेंशनल फार्मूला l L अपॉन upon टी T स्क्वायर, square L1 T L1 minus t 2। minus 2। समझ गए कि नहीं? Yes, sir. तो अब तो गड़बड़ नहीं करोगे, अब हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अरे भाई गड़बड़ तो नहीं करोगे, अब हो जाएंगे कि नहीं? हाँ गड़बड़ तो नहीं करोगे, अब हो जाएंगे ना?
डायमेंशनल टाइप के क्वेश्चन है ना? यस सर बिंदास। ओके, वेरी गुड। तो अब आज की सर क्लास एक अपन बार यही, पेज 4 दिखाइए तो। हाँ ठीक है दिखाता हूँ भाई, देख ले तू एक बार पेज 4। ये पेज का ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना? आप लोग एक बात ध्यान रखो, कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो फिजिकली करेक्ट हो सकती है। माइक म्यूट रखो बाकी बच्चे। फिजिकली कैसी हो सकती बेटा? फिजिकली करेक्ट हो सकती है, ठीक है, जरूरी भी नहीं है। लेकिन अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है, कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो फिर वो इक्वेशन को गलत ही होना पड़ेगा, वो सही नहीं हो सकती कभी। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले जब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलते हैं ना, तो सबसे, और फिर आंसर रहता है, कोई 4 ऑप्शन में से कोई एक आंसर रहता है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो सबसे पहले आप डायमेंशन के हिसाब से चेक कर दिया करो। पता चल रहा है 3 की डायमेंशन मैच नहीं कर रही, तो जिसकी डायमेंशन मैच कर रही वही सही होगा। तो आपका अपना दिमाग भी लगाना होता है, जरूरी नहीं कि हर बार पेन चलाना होता है, हर बार आपको पेन का यूज करना है। तो पहला तो तरीका यही होता है कि आप जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसको पहले डायमेंशनली सोचो। हाँ, अगर 4 आंसर आपके नंबर जैसे तो फिर आप वहां पे डायमेंशन यूज नहीं कर सकते, ठीक है। मैं जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको कि कैसे डायमेंशन का यूज, जैसे 4 ऑप्शन बना दिए आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, ठीक है, पेज नंबर 6 में। जैसे क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय द इक्वेशन, 4 ऑप्शन दिए हुए, k इज इक्वल्स टू, किसके बराबर दिया हुआ, एक हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर दिया हुआ है। बी ऑप्शन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, k इक्वल्स टू हाफ m v दिया, m स्क्वायर v दिया है। सी ऑप्शन दिया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m इंटू v स्क्वायर, और डी ऑप्शन दिया हुआ है k इक्वल्स टू, ठीक है, 3/4 m³v। कौन सा ऑप्शन आएगा ये तो पता है, मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया यहाँ पे, है ना। आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला सी आता है, ये आपको पता है। लेकिन जब आप डायमेंशन चेक करोगे काइनेटिक एनर्जी और राइट हैंड साइड की, तो डायमेंशन सिर्फ किस में मैच करेंगी, आपकी सी वाले ऑप्शन में मैच करेंगी। यहाँ पे आपकी डायमेंशन मैच नहीं करेंगी, तो आप इनको क्या कर सकते हो, डायरेक्ट रिजेक्ट कर सकते हो। ये तो मैंने ऐसा इसलिए दिया कि भाई काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी हमको पता है, आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़े यहाँ पे। लेकिन कहीं पे अगर आता है तो आप उसको पहले डायमेंशनली चेक कर लो 4 ऑप्शन को। अगर वो डायमेंशनली करेक्ट रहेंगे वो ऑप्शन, तो वो सही हो सकता है, और अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो ऑप्शन कभी भी क्या नहीं हो सकते, आपके सही नहीं हो सकते हैं। समझ गए कि नहीं? अरे भाई समझ गए, समझ गए कि नहीं? हाँ सर। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन m1 l1 t-2 आएगा, और फिर आप यहाँ पे m स्क्वायर v स्क्वायर को चेक कर लो, फिर m स्क्वायर v को चेक कर लो, m³ v को चेक कर लो। आज चेक करके देख लेना इसको कि हाँ यार ये ऐसा है कि नहीं है। समझ गए कि नहीं? ये तो तुमको पता था काइनेटिक एनर्जी का, इसलिए। लेकिन अगर कोई जिसको पता ही नहीं है तुमको कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, तो फिर आपको ऐसा निकालना है। तो जरूरी नहीं कि हर बार आपको कैलकुलेशन ही करना, गधों टाइप काम करना, स्मार्ट वे पे वर्क करना, थोड़ा लॉजिक लगाना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन अब अगली क्लास में देखेंगे। कल